जातियान स्थानीय नीति नियोजन नीति सहित 7 मांगों को लेकर आजसू ने विधानसभा घेराव कार्यक्रम का ऐलान किया है और इसको देखते हुए ही कोविड गाइडलाइंस के मद्देनजर विधानसभा परिसर के 750 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू है। वहीं शहर के हर एंट्री पॉइंट सहित विभिन्न इलाकों में बैरिकेडिंग भी की गई है और साथ ही आजसू प्रदर्शन और कोविड गाइडलाइंस को लेकर पूरा शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। और इसी बीच आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का अनोखा प्रदर्शन भी देखने को मिला है, जब वो सत्र में भाग लेने के लिए हेलमेट पहनकर पहुंचे। साथ ही उन्होंने इसकी वजह शहर में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती को बताया और इस बात को लेकर जहां पर आजसू ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए, वहीं सत्ता पक्ष ने इसे आजसू की असफलता बताया है। आपको बता दें कि 4000 पुलिस बलों की तैनाती की गई है और जिस वजह से शहर में आजसू नेता और कार्यकर्ता प्रवेश नहीं कर पा रहे, तो वहीं उन्होंने रिंग रोड का सहारा लिया है। पार्टी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता रिंग रोड में जमे हुए हैं। विधानसभा घेराव की रणनीति तैयार हो रही है। वैसे ये इतनी बड़ी तादाद में पुलिस बल जब यहाँ पर है तो घर से मुझे बोला गया कि आप हेलमेट लेके जाओ, क्योंकि इतनी सिपाही, इतने पुलिस, इतने जो सुरक्षा बल के जवान जिनको हम लोग हमेशा कोई बॉर्डर में काम कराते हैं, कोई बड़े ये के लिए जिनका इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनसे झारखंड और उसके मौलिक अधिकार मांगने वालों के लिए इस तरह से तैयारी की गई है। तो मुझे लगा कि मुझे लेके चलना चाहिए। जिन पिछड़े के आरक्षण को लेकर पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन के फ्लोर पर लगातार हंगामा कर रहे हैं, मैं उनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले कार्यकाल में उनके सदन नेता ने क्या कहा था और मैं साथ उनको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी राज्य सरकार आरक्षण की सीमा को 50% से करने के लिए से अधिक उसके पास अधिकार नहीं है। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने जब 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS को दिया था तो केंद्र सरकार के निर्देश पर सब राज्यों में लागू हुआ और झारखंड में भी आज 60% आरक्षण है। तो पिछड़ों के आरक्षण सीमा बनाने के लिए हमें निश्चित रूप से राज्य सरकार के निर्देश और अनुमति की आवश्यकता है। मैं इसी को यहाँ दिखाने के लिए आया हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी केंद्र सरकार से हमें निर्देश और अनुमति दिला दें। हम लोग पिछड़ों को 27% आरक्षण देना चाहते हैं। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी तरह से विधानसभा घेराव को लेकर कमर कसे हुए हैं, लेकिन इस आंदोलन से सरकार पूरी तरह से घबरा गई है और घबराहट में आज पूरे जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको आज सरकार पूरी तरह से कुचलने का प्रयास कर रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कामरान, प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ स्थिति फिलहाल अभी बनी हुई है? अंजलि, देखिए सीधी तस्वीर हम दला दिलीप चौक के रिंग रोड के पास की दिखा रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की तैनाती है, बैरिकेडिंग की गई है और अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ साथ यहां पर कई DSPs को भी लगाया गया है, मजिस्ट्रेट को भी लगाया गया है कि किसी भी तरह से विधानसभा घेराव का जो उनका कार्यक्रम है उसे सफल नहीं होने देना है। और एक बार कहीं ना कहीं गहमा गहमी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब कार्यकर्ता जबरन बैरिकेडिंग के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। फिर वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं दो बैरिकेडिंग की गई है, 2 लेयर बैरिकेडिंग की गई है और वाटर कैनन को भी बुलाया गया है। यानी अगर कार्यकर्ता और नेता जबरदस्ती करते हैं यहां से अंदर जाने के लिए तो फिर उन पर पानियों को बौछार भी किया जाएगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि तस्वीरों में कि जितने भी जवान हैं, तमाम जवानों के हाथ में डंडा है, उससे वो लैस हैं। तो साफ तौर पर पूरी तरीके से तैयारी है दोनों ही तरफ से। एक तरफ प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं और विधि व्यवस्था में कुछ भी बाधा उत्पन्न ना हो इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को यहीं पर रोका जाए, यहीं से वापस भेजा जाए। वहीं दूसरी तरफ जो आजसू के कार्यकर्ता और नेता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो विधानसभा घेराव का जो उनका कार्यक्रम है उसे सफल बनाने की वो पूरी तरीके से
कोशिश कर रहे हैं। और ताजा अपडेट जैसा कि हमने तभी दे दिया था कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी सदन की कार्यवाही से पार्टिसिपेट करने के बाद यहां पहुंच चुके हैं और उनकी भी एक तरीके से रणनीति बन रही कि किस तरीके से जो प्रोग्राम है, जो विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है उसे सफल बनाने के लिए। तो बस थोड़ी देर के बाद यहां पर कहीं ना कहीं गहमा गहमी और तेज हो जाएगी। हालांकि लगातार कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल कामरान, और तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि यहां पर जिस तरीके की गर्माहट देखने को मिल रही है। देखिए, नीति नियोजन सहित 7 मांगे हैं जिनको लेकर ये प्रदर्शन, ये घेराव किया जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि आप खुद की तमाम चीजों पर असफल हुए हैं, इसलिए आप सड़कों पर उतरे हैं। जी जाहिर सी बात है, जिन 7 मुद्दों को लेकर, जिन 7 मामलों को लेकर आजसू ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम बनाया है, उस पर कटाक्ष करते हुए सुबह ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक है सुदीप सोनू, हमने सुनाया था कि उनका वक्तव्य क्या था। उनका साफ तौर पर कहना था कि आजसू दोहरी चरित्र के साथ काम करती है। जब वो सत्ता में होती है तो तमाम चीजें उन्हें याद नहीं होती और जब सत्ता से वो बेदखल हो जाती है तो इन्हीं मुद्दों को लेकर वो सड़क पर उतरती हैं। और सुबह की अगर बात करें तो क्योंकि कार्यक्रम विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है वो तय था, तो सुबह से ही कार्यकर्ताओं के जो आने का सिलसिला था वो जारी था। लेकिन उसी के मद्देनजर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर, विभिन्न एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी कि जो कार्यकर्ता हैं उन्हें शहर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाए। तो उसके बाद जो भी कार्यकर्ता है उन्होंने दूसरी रणनीति तैयार की, क्योंकि जब उन्हें अलग अलग एग्जिट और एंट्री पॉइंट से शहर के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने रिंग रोड का सहारा लिया। और अब यहां पर हजारों की संख्या में रिंग रोड में, जो कि दलादिली चौक के समीप आता है, रिंग रोड में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, कार्यकर्ता डटे हुए हैं। और साफ तौर पर बैरिकेडिंग यहां पर 2 पॉइंट बैरिकेडिंग की गई है, यानी अगर पहले बैरिकेडिंग को कार्यकर्ता तोड़ते हैं तो फिर आगे में दूसरी बैरिकेडिंग होगी, उससे वो पार नहीं हो पाए, उसके लिए यहां पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं वाटर कैनन को भी बुलाया गया है कि अगर विधि व्यवस्था में कुछ चीजें कहीं ना कहीं अवरोधक उत्पन्न होती है तो वहां पर वाटर कैनन के जरिए उसे रोका जाएगा, कार्यकर्ताओं को रोका जाएगा। तो साफ तौर पर अभी जो ताजा अपडेट है, ताजा तस्वीर के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर धरने पर बैठ गए हैं और वहीं दूसरे तरफ नेताओं की तरफ से बयानबाजी चल रही है, नेताओं द्वारा संबोधन किया जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं को। अब बस थोड़ी देर के बाद, क्योंकि विधानसभा के जो विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है उसे सफल बनाने की कोशिश आजसू कार्यकर्ता और नेता जरूर करेंगे। वहीं विधि व्यवस्था में कोई कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न ना हो, इसे रोकने के लिए प्रशासन की भी अपनी तैयारी पूरी कर ली गई है। जी बिल्कुल कामरान, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका शुक्रिया। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में यहाँ पर आजसू के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एमएलसी चुनाव को लेकर। एमएलसी चुनाव को लेकर अब सियासत लगातार गर्माती जा रही है और बगावती जो तेवर है वो भी तमाम पार्टी के नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी के खिलाफ लगातार बगावती तेवर अपना रहे विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बिहार में सभी सीटों पर एमएलसी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब वीआईपी पार्टी बिहार में एमएलसी पद के लिए सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी ने कहा है कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनाई है और घर में रखने के लिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 दिन के अंदर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी जेडीयू ने पशुपति पारस के साथ मिलकर सीटों का बंटवारा कर लिया और जिसके बाद सहनी ने एमएलसी चुनाव में अकेले ताल ठोकने का निर्णय लिया है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में सभी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन उनको इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो ही मालिक है। यहाँ जनता मालिक होती है और जनता समय समय पर उन जो स्वार्थी राजनीतिक दल है उनको समय समय पर सबक देती रहती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरती है तो उसका एक संकल्प होता है और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर लगी रहती है और अंतिम सांस तक भारत के जनता के प्रति जो एक कर्तव्य है उसको पूरा करती है। बाकी जितने दल हैं आए चुनाव लड़े, जनता मालिक है, जनता उनको समय समय पर सबक सिखाती भी रही है और आगे भी सिखाएगी। पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाई जाती है, पार्टी तो बनाई जाती है जन भावना के अनुरूप, जनता के कल्याण के लिए काम करने के लिए पार्टी बनाई जाती है।
मुकेश सहनी जी गठबंधन में हैं और अगर चुनाव लड़ना ही चाहते हैं, उनका ये कहना कि पार्टी बनाई जाती है घर में रखने के लिए नहीं, चुनाव लड़ने के लिए, तो सारी पार्टियां स्वतंत्र होती हैं। वो यूपी में भी चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां भी वो स्वतंत्र थे। यहां गठबंधन में है तो एक बार विचार करना चाहिए कि गठबंधन के अनुरूप क्या डिसीजन हो सकता है, उसके अनुरूप ही डिसीजन लेना चाहिए। जन आंदोलन से लेकर के सरकार तक का सफर उन्होंने भाजपा के साथ तय किया और आज सरकार में मंत्री हैं, सरकार का भाग है और वैसी हालत में अगर वो सरकार के खिलाफ सरकार के ही कैंडिडेट का विरोध करेंगे, उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे एमएलसी में, तो नैतिक रूप से उनको पहले इस्तीफा देना चाहिए, सरकार के सभी पदों से हट जाना चाहिए, फिर वो लड़ाई लड़नी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब वो एक वर्ग एक समाज की लड़ाई लड़ रहे थे तो बहुत उम्मीद थी उनसे कि वो हमारे निषाद समाज के लिए कुछ काम करेंगे, कुछ भलाई का काम करेंगे। लेकिन जब ये खबर आती है कि जब निषाद समाज का कोई भी गरीब व्यक्ति उनसे संपर्क करता है तो उसको मदद करने के बजाय उसका फोन काट देते हैं, उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए कि जो लोकतंत्र में आंदोलन करके सत्ता तक पहुंचता है और फिर अपने स्वार्थ में निलीन हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का जवाब जनता जरूर देगी। मुकेश सहनी जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीआईपी पार्टी के, मैं उनकी बातों से बिल्कुल समर्थन रखती हूं। 24 सीटों पे एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है और अगर वो 24 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारना चाहते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका कोई भी इसे ये नहीं कह सकता कि वो अपनी कैंडिडेट्स नहीं उतार सकते। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि आप अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को उतार नहीं सकते। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, लगातार एमएलसी चुनाव को लेकर हम सियासत तो देख ही रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी जिनके बगावती तेवर एक बार फिर से नजर आ गए, हालांकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने उनके बगावती तेवर को देखा है। ऐसे में क्या लगता है, क्या कुछ रणनीति है उनके एमएलसी चुनाव को लेकर? नहीं, स्वाभाविक तौर पर यह फैसला पहले ही मुकेश सहनी ले चुके थे और चूंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भी वो चाहते थे कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन बीजेपी ने ये सही नहीं समझा और सिर्फ मुकेश सहनी नहीं, जेडीयू से भी बीजेपी ने किनारा कर लिया और इन दोनों को तरजीह नहीं दी गई यूपी चुनाव में। अब मुकेश सहनी चूंकि 24 सीटों पर यहाँ पर एमएलसी का चुनाव होना है तो मुकेश सहनी को यहाँ पर भी तरजीह कुछ नहीं मिली। जेडीयू, बीजेपी और आपने देखा होगा कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी के साथ आपस में सीटों का बंटवारा हो गया, तो ऐसे में मुकेश सहनी के पास कोई विकल्प नहीं था और अब वो चुनावी मैदान में अकेले उतरने का उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन साथ ही साथ जो स्टेटमेंट आया है, आपने देखा होगा कि कल जैसे ही वापस बिहार आते हैं मुकेश सहनी, उन्होंने तो साफ तौर पर यह भी ऐलान कर दिया कि वो अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि वो किसी के भरोसे सरकार में नहीं है। उनको अगर लाया गया है तो वो एनडीए के लोगों ने उन्हें सरकार में शामिल कराया है। अगर लालू प्रसाद यादव की बातों को वो मान लेते तो ये नौबत नहीं आती, यानी एनडीए की सरकार नहीं बनती। तो मुकेश सहनी ये सोच लेकर चल रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि जब मंत्री नितिन नवीन से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि लोगों को कुछ गलतफहमी हो जाती है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर मुकेश सहनी चाहते हैं चुनाव लड़ना तो उनको भी अपनी ताकत, अपना वजूद आजमा लेना चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर जो एनडीए के सदस्य हैं, आशुतोष, लेकिन जिस तरीके से मुकेश सहनी एक के बाद एक फैसले लेते हुए नजर आते हैं अपनी पार्टी को लेकर, लगातार वो अपनी पार्टी को लेकर जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, देखिए राजनीति में दो चीज संभव है, अस्तित्व को बचाना या अस्तित्व में बने रहना। क्या मुकेश सहनी इसी लक्ष्य कदम पर आगे बढ़ रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर? नहीं, स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में जो उनका वो एमएलसी हैं और उनकी समय अवधि खत्म हो रही है, तो ऐसे में उन्हें खुद की आवश्यकता पड़ेगी कि वो कैसे अपना एमएलसी का अगला टर्म पूरा कर पाएं। और चूंकि अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं तो वैसे बीच में अगर वो एमएलसी पद पर नहीं रहते हैं तो मंत्रालय भी चला जाएगा, विभाग उनके हाथों से चला जाएगा। तो एक बड़ी चुनौती उनके सामने ये है, पहले उन्हें ये देखना चाहिए था। लेकिन इतना जरूर है
कि उनका साफ तौर पर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि मंत्री पद उनके लिए अहम नहीं है। उन्होंने पार्टी बनाई है, उनकी एक विचारधारा है, उनका एक समाज है, वो अपने समाज को आगे लाने के लिए उस दिशा में काम करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर मुकेश सहनी अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि अभी तक फिलहाल जेडीयू के अगेंस्ट में उनके स्टेटमेंट नहीं रहे हैं, जबकि बीजेपी ने उन्हें अपने कोटे से टिकट दिया था विधानसभा चुनाव में और बीजेपी के सपोर्ट के कारण आज उनके कुछ पार्टी के विधायक यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन उन्होंने लगातार यूपी चुनाव के मसले पर लगातार बीजेपी को टारगेट किया है और अब जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भी वो बीजेपी को टारगेट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई मुकेश सहनी के साथ बीजेपी का रवैया भी यही ऐसा ही रहेगा। क्या बीजेपी ये बर्दाश्त करेगी? क्या मुकेश सहनी को अगला टर्म मिल पाएगा एमएलसी का? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे लगता है कि सबको इंतजार यूपी चुनाव का है और 1-2 दिनों में तस्वीरें जो हैं और भी साफ हो जाएंगी। बिल्कुल आशुतोष, और देखना लाजमी है कि मुकेश सहनी अपनी रणनीति में कब सफल होते हुए नजर आते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल मुकेश सहनी के भी बगावती तेवर सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ न्यूज रूम लाइव में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।